इस जीवन सागर के सफर में हम किस पर सवार हैं? क्या है ये नाव? हमारा ये नाजुक सा तन मन, इतना नाजुक कि कबीर कहते हैं ये कागज का बना है। कागज की ये नाव में पत्थर भरिया भार, हल्के हल्के तिर गए डूबे जिनसिर भार। अब ये पत्थर से कबीर का क्या इशारा है? हम पर समाज और परिवार का दबाव, कभी कभी दोस्तों का भी, कामयाब होने का दबाव, खूबसूरत होने का दबाव, स्मार्ट होने का दबाव। नाव में भार शायद वो सभी चीज़ों से भी आता है जिन्हें लोग मेरा मेरा कहते हैं, जिन्हें वो हर हाल में छोड़ने के लिए राजी नहीं, जैसे धन, जायदाद, वस्तुएं, जैसे लोग, रिश्ते और उनसे जुड़ी यादें और गिले शिकवे, जैसे हमारी पहचान और उनसे जुड़ी नफरतें और घमंड। एक बेचारी नाव पर इतने बड़े बड़े पत्थरों का बोझ, क्या हम हल्के हो सकते हैं? ये ना इमेज मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप देखिए, इसमें ट्रॉफी भी है, इंस्टाग्राम भी है। ये सारों को भार ठहराया गया है। इसमें किताबें भी हैं। ये नहीं है कि अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ भार है और अच्छी चीज़ जो है वो भार नहीं है। ट्रॉफियाँ भी भार हो सकती है, किताबें भी भार हो सकती हैं, आपके रिश्ते भी भार हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात है जो संतों ने कही है कि जब हम अपनी लोड को, अपने स्ट्रेस को एनालाइज करते हैं, उसकी समझ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो हमारी बोट में क्या है। तो आज हम इस फिल्म से एक या दो बातें उठाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे, और मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी है इसको अपने अंदर साधना और अपने पर्सनल लेवल पे ये कैसे अप्लाई करता है, ये मेरे लिए क्या मायने रखता है। इसकी जो साधना है, इसकी जो समझ है, इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत 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 रेयर है। तो मैं चाहती हूँ कि आप दिल से, पूरी ऑनेस्टी से, पूरी सच्चाई से अपने खुद के लिए ये काम करें। तो हमारा पहला सवाल, आपका भार क्या है? आपने अपने बोट में क्या भरा हुआ है? ये वो चीज़ें होंगी जिनकी चिंता आप सबसे ज़्यादा करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में बार बार आती हैं। आपने इनके बारे में कई बार सोचा है, कोई चीज़ों का समाधान नहीं है, बार बार सोचते हैं कैसे इसको ठीक करें, कैसे इसको ठीक करें, वो ठीक ही नहीं होती। ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में हो सकता है बहुत कॉन्शियस हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये होना चाहिए। एक हो सकती है, 10 हो सकती हैं। आप लिखें अब अपने हिसाब से कि आपके लिए क्या क्या भार है। किस प्रकार के भाव हैं, क्या है, कुछ शेयरिंग्स करें। समाज में चल रही अयोग्य चीज़ों के प्रति एक प्रकार का भाव बना रहता है कि ये जो चीज़ है समाज में चल रही है वो ठीक नहीं है, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं उसके बदलाव के लिए, मगर एक ऐसा रहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम इसमें बदलाव जरूरी है। हेल्पलेसनेस भी है, खामोश रहना पड़ता है, उसका एक बर्डन है। हेल्पलेसनेस का और खामोश रहने का बर्डन है। आज के समय में जो सबसे बड़ी पारिवारिक जिम्मेदारी है बच्चों की शादी, और आज की जनरेशन की जो ज़्यादातर बच्चों की मेंटालिटी है कि शादी नहीं करना है, तो उस स्टेज में एक उम्र निकलती जा रही है
और उनको समझाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है माता पिता के लिए कि शादी भी एक जरूरी हिस्सा है इस समाज का और अपने जीवन का। करियर का ज़्यादा है और फिर फैमिली एक्सपेक्टेशंस, हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस, हमेशा सही करने का भार। बहुत अच्छा। तो मुझे लगता है कि कई बार क्या मेरे ख्याल से हमेशा हमारे साथ होता है कि गलत ना कर दें हम कुछ, और अगर हम गलत कर रहे हैं तो अगर हमें कोई बता रहा है तो वो और हम एंशियस हो जाते हैं, ओह ये मुझसे कैसे हो गया। तो गलती हो गई उसका भी भार, और ये सही करना चाहिए इसका भार। आप अपने जो भार हैं बहुत सोच के लिखिए, कौन से भार बाहर से आप पे डाले गए हैं, कौन से आपने खुद उठाए हैं कि ये तो मेरी सोच है, मुझे लगता है, और कौन से हैं जो बाहर से आप पे डाले गए हैं कि ये तो आपको करना ही चाहिए। सो सोसाइटल प्रेशर है कि एक्सपेक्टेशंस होती हैं टू बी द बेस्ट, एंड देन वो इनकलकेट हो जाता है अपने अंदर कि आपको भी बेस्ट बनना है, बिकॉज आपके आसपास के लोग, रिलेटिव्स मोस्टली, एंड देन वो एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग आ जाती है कि उनका बेटा तो अच्छा कर रहा है या उनकी बेटी अच्छा कर रही है। बेसिकली You know, we get so pressurized Sure. by what's happening outside that we are unable to get out of it. Absolutely. And that starts from us. बट विचार कॉम्प्लिकेट भी जब होते हैं जब विचारों का एक ऑब्जेक्ट फिक्स हो जाता है ना कि ये होना चाहिए Right, और ये नहीं हो रहा है, तो वो भार है। right. पर भार आ तो विचारों से ही रहे सबके। मजहब या धर्म या रिलीजन की प्रैक्टिस का जो विचार है वो बहुत भारी है। भार क्या है इसमें? आई एम अ मुस्लिम बाय नेम, हाँ, सो मुझे ऐसा लगता है कि बकरा ईद जैसा जो त्यौहार है, सो उसमें कुर्बानी होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कुर्बानी का जो मतलब है उसको सिर्फ एक तरीके से देखा जा रहा है और सही और गलत बताया जा रहा है, बाकायदा हर जगह बताया जा रहा है, लेकिन सवाल करने की जो गुंजाइश है, जो स्पेस है वो नहीं दी जा रही। और ये कहा जा रहा है आपको मानना है, यही मानना है। मैं क्यों मानूं? जी। हमारे आसपास बहुत सारे भार पड़े हुए होते हैं। समाज हमें वो भार उठाने के लिए नहीं कहता है, हम अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से उठा रहे हैं। जैसे मेरा भार 91 kg है और उस भार को कम करने का भी बहुत बड़ा भार है मुझे सुंदर दिखना है, मेरी बात आपको पसंद आए, आप सब क्लेम करें, इसलिए सोच के बोलूं, ये भी एक बहुत बड़ा भार है। सही है। और मैं कोई ऐसी चीज ना बोल जाऊं जिससे मैं आप सबसे अलग दिखूं, बुरा दिखूं, ये भी एक बहुत बड़ा भार है। बहुत सारे हमारे आसपास पड़े हुए हैं, कितनी सच्चाई की जिसे हम अपनी मर्जी से उठा के अपने कंधे पे रखते हैं। बिल्कुल, और फिर बोलते हैं हमारे पैर दुख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो ये मतलब जिंदगी को बेहतर समझने के लिए खुद को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट करना, और अब उस इंडिपेंडेंस की वजह से जो भी मैंने डिसीजंस लिए हैं उनके साथ पीस रखना कि हाँ ठीक है, दीज आर माय चॉइसेस एंड आई हैव टू मेक पीस विद इट, उसका काफी ज्यादा भार है। महिलाओं और पुरुषों को इस प्रकार से बांट दिया जाता है कि जैसे महिलाएं घर के काम करेगी, पुरुष बाहर के काम करेंगे। ज़्यादातर शहरी में क्षेत्र में हो सकता है कम, लेकिन वहाँ भी है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। जी। तो लोग उसका एक मजाक सा बनाते हैं कि क्या घर के काम कर रहा है, रसोई में खाना बना रहा है या बच्चों के कपड़े धो रहा है। तो उस चीज में थोड़ा सा समाज का प्रेशर आता है कि हमारा थोड़ा इज्जत कम हो जाती है ना थोड़ी सी। हाँ, होती है, सच है। ठीक है, हो गई शेयरिंग्स। अब हम एक धमाकेदार सेल्फ इंक्वायरी करने वाले हैं, अपने लिए सोचने वाले हैं, लेकिन ये सोच में अकेले होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम पार्टनर्स में सोचेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अपने लिए सोचना है और सामने वाले की थोड़ी सी आप हेल्प ले सकते हैं इसको थोड़ा डीपन करने के लिए। आपके पास 5-10 मिनट है
खुद पहले 2-4 मिनट तो खुद सोचिए अच्छे से, फिर बात करने की ज़रूरत पड़े तो बात कीजिए, और मे बी एंड में एक दूसरे के साथ थोड़ी सी शेयरिंग कर सकते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे सोचा है, ताकि सामने वाले के भी इनपुट्स मिल जाएं, बिकॉज ये काम तो पर्सनल है। सवाल ये है कि अगर आपने जो भार उठाए हैं, अगर आपने रिफ्यूज़ किया कि मैं ये भार नहीं उठाऊंगी या नहीं उठाएंगे हम ये भार, तो आपको कैसा लगेगा? क्या फीलिंग्स आपके अंदर आती है जो आपको पुश करती है ये भार उठाने के लिए? क्या इमोशंस हैं, क्या अनईजीनेस है? जैसे मैं एक एग्जांपल लूँगी, आपने कहा राइट होने का भार। अगर मैं राइट नहीं हुई कोई सिचुएशन में तो मुझे क्या लगेगा? दैट इज़ द क्वेश्चन। फीलिंग्स है वो बाहर आनी चाहिए। हाँ, तो उसका ख्याल रखें कि जो आंसर आएगा वो बहुत पुश्ड क्लियर होना चाहिए कि ये चीज़ का डर या ये फीलिंग। ठीक है, शेयर करें। चलिए, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम भार है, ये मेरी असलियत है। अगर मुझसे अब ये कहा जाए कि अज्यूम करो थोड़ी देर के लिए कि तुम अपनी लाइफ से अगर इसको डिलीट करोगे तो क्या होगा, या क्या फील करोगे, या कैसा दिखता है, महसूस होता है, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। आई कांट डू दैट। आपने अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ वक्त के लिए छोड़ दी, जो भी है वो बाहर, तो क्या डर है जो बाहर आएंगे? तो क्या फीलिंग्स हैं जो बाहर आएंगी? छोड़ा नहीं जा सकता, ये डर हो सकता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भार उठा के फुलफिल करके आपको क्या मिल रहा है? ऑफ कोर्स कोई ना कोई पर्पस सॉल्व हो रहा है, इसीलिए हम उठाते हैं, पर क्या सॉल्व हो रहा है? समाज के बीच में रहते हुए जो भी कुछ लिखा हुआ है या बताया जाता है जी, कि एक बेहतर इंसान होने की परिभाषा क्या हो, जी, शायद उसको मैं पूरा होता हुआ अपने अंदर देख पाता हूँ। जी। मैं ये सुन रही हूँ आपसे कि ये भार उठा के एक अच्छा इंसान होने की परिभाषा मैं पूरा कर पाता हूँ, मुझे एटलीस्ट अच्छा लगता है। ओके, ठीक है, ठीक है, हाँ, अग्री। अगर मैंने ये भार नहीं उठाया तो शायद मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, इसका ऑपोजिट डर हो सकता है कि फिर मैं अच्छा इंसान नहीं। अभी के लिए मेरे पास जवाब नहीं है, मैं ये मान रहा हूँ। मान लोगे आप ना, तो ठीक है, क्योंकि हर मोटिव का एक बिल्कुल शैडो साइड होता है, डर साइड होता है ना। अग्री। ठीक है। So if I have to talk about my weight, then I don't care. I'm fine with what I'm looking. No, you have to do something about it. Correct. I was compared with my partner. I was compared how I'm trying to, they're saying that, so they're saying you're so confident. So I felt that even by accepting it and not taking the bhar, but लेकिन जजमेंट का भार तो है, जजमेंट का भार है। अपना एक भार हमने हटा दिया, लेकिन अब जो दूसरे हमको बोल रहे हैं उसका हमको भार लग रहा है। I somehow, the kind of person I am, it was not easy for people to make me feel bad or body shame me, but that point, I felt body shamed, and I started questioning myself, and I was not ready to look तो at जब बाहर से जजमेंट आती है तो फिर अपने ऊपर जो डाउट शुरू हो जाते हैं वो, what is wrong with me? Everybody wants to lose weight and I don't want to lose weight. So even if जब मैंने अपना भार हटा भी दिया तो एक नया भार आ जाता है कि ये कैसे हटा दिया मैंने अपना भार, क्या मैंने कोशिश कम की? क्योंकि लोग कह रहे हैं। ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं अभी और अब उनके फ्यूचर का भार है। अब ये चिंता रहती है कि उनको जो चाहिए हम दे पाएंगे या नहीं, क्योंकि हर टाइम फाइनेंशियली हम नहीं होते हैं, कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। उनकी जो इच्छाएं हैं, जब तक हमारे घर पे हमारी बेटियां हैं तो हम ट्राई करते हैं कि उनको बेस्ट दे दें, आगे उनका फ्यूचर अच्छा हो जाए। फिर जब वो नहीं दे पाएंगे, हम सोचते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं करना है ये सब, तो उनका फ्यूचर क्या? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं छोड़ दूंगी तो मैं गैर जिम्मेदार हूँ, वो भी एक भार बढ़ जाता है। जी, जज फील करने का डर, बदतमीज कहलाने का डर, उसको जजमेंट में हम डाल देंगे। ठीक है, इररिस्पॉन्सिबल होने का खुद का डर कि मैं कहीं इररिस्पॉन्सिबल तो नहीं हूँ, जनरल एंजाइटी या डर है ये। सेल्फिश होने का डर,
कि हमने तो सिर्फ फिर अपने बारे में सोच लिया. Fear of not being authentic. हाँ, मेरे ख्याल से जो हमने भार उठाए हैं, अगर हम उसे छोड़ना चाहें तो एक सबसे बड़ा डर ये रहता है कि परिस्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी. वो जो डर है उस वजह से हम अपनी भार है उसको छोड़ नहीं पाते. बिल्कुल. फियर ऑफ अननोन. अननोन, फियर ऑफ अननोन, क्या हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएंगी. और एक इमेज हमेशा समाज में रहती है अच्छा बनने की, अच्छा बनने की, अच्छा दिखने की, हाँ जी, अच्छा सुनने की. हाँ कभी जी. भी किसी को ये नहीं बोला कि ये बहुत गलत है, ये गलत गंदा है, तो तुम भी ऐसे बनो. लेकिन अच्छा बनना जरूरी है और अच्छा नहीं बने तो फिर बड़ी गड़बड़ है. वो तो गड़बड़ है ही. और इतनी मेहनत करके अच्छा बनते हैं फिर भी कुछ ना कुछ सुनने तो ज़रूर मिलता है. अभी तक हमने देखा कि हम भार उठाते हैं, वो भार या तो पर्सनल है या वो सोसाइटी से आते हैं. और अक्सर तो देख रहे हैं हम कि सोसाइटी से आके फिर पर्सनल हो जाते हैं. फिर हमने बहुत इम्पोर्टेंट और गहरा क्वेश्चन पूछा, कुछ समय के लिए नहीं उठाए ये भार तो क्या होता है. तो हमको पता चला कि हमको एक बहुत बड़ा फियर जो मैंने देखा हम सबके अंदर जो बार बार आया वो ये है कि लोग हमको ऐसे नज़र से देखेंगे जैसे नज़र से हम नहीं अपने आप को पेश करना चाहते. हम नहीं मानते कि ये हम ऐसे हैं, पर लोग हमको जज करेंगे. तो जजमेंट का फियर, इररिस्पॉन्सिबल होने का फियर, गैर जिम्मेदार होने का फियर. क्या हो जाएगा अगर छोड़ दिया सब कुछ, तो कुछ तहस नहस तो नहीं हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, ये सब पकड़ के नहीं रखा हमने तो कुछ ख़राब तो नहीं हो जाएगा. अपनी ज़िंदगी ऑथेंटिकली नहीं जी पाने का डर, कि अगर मैंने, ये दूसरे साइड का डर है कि अगर मैंने सबकी बातें सुनी और उनके हिसाब से चले और अपने मन के हिसाब से नहीं कि यार फिर हम भी नहीं जी पाएंगे हम जैसा चाहते हैं, तो क्या होगा. कंट्रोल नहीं होने का डर. फिर इन्होंने बोला कि सिर्फ डर ही तो नहीं है, लालच भी तो है. कि जब हमको लगता भी है कि हम कोई चीज़ से प्रेरित होके भार उठा रहे, जब वो भार का एहसास है. देखिए, मुझे किताब लिखनी है, मैं खुशी खुशी वो किताब लिखूं तो वो भार नहीं है. भार का एहसास कब होगा जब मुझे टेंशन है, ये किताब अच्छी चलेगी या नहीं चलेगी, छपेगी कब, डेडलाइन पूरी होगी मेरी कि नहीं होगी तो लोग क्या बोलेंगे, होगी तो क्या, पब्लिशर कह रहा है ये फलाने टाइम पे पब्लिश हो जानी चाहिए तभी आपकी बुक चलेगी. ये भार है, इससे भार आता है. किताब लिखने का शौक है, किताब लिखने से तो भार किसी को नहीं आता. तो कार्य भार नहीं है, कार्य के पीछे कारण भार है और कारण के ऊपर हम काम कर रहे हैं. क्या चीज़ आपको मोटिवेट कर रही है और क्या चीज़ से आप डर रहे हो जिसकी वजह से आप मोटिवेट हो रहे हो ये करने के, ये आप पे भार है. आप इसके बारे में जब बात करते हो आप भावुक हो जाते हो. ये भार है, ये डिफ़िकल्ट है. और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दीजिए, क्या करना है उसकी बात करेंगे कि क्या कर सकते हैं. एटलीस्ट इसके ऊपर गौर कीजिए कि हमारे जो डर हैं उन्होंने कितने हद तक हमारी आइडियाज़ को, विचारों को और हमारे लाइफ की डिसीजंस और प्लानिंग को सॉलिड करके रख दिया है कि ऐसा ही, ऐसा नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं जज हो जाऊंगी, मुझे गिल्ट लगेगा, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ तो नहीं दी, मैं सेल्फिश. ये जो डर है कि हम सेल्फिश हैं, क्या ये हैं वो, कितने भार हमने इसकी वजह से उठाए हुए हैं क्योंकि हम बहुत डरे हुए हैं. और ये फोर्स करते हैं हमको कश्ती में भार डालना, ये फोर्स करते हैं क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम बेस्ट नहीं हैं, सही नहीं हैं, किसी की आंखों में सही नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. और किसी न किसी की आंखों में फिर भी सही नहीं ही है, ये भी सच है. सारा भार उठा के नहीं, सारा बर्दाश्त करके भी कोई ना कोई ऐसा जरूर है जिसकी आंखों में नहीं है अच्छे. लेकिन फिर भी हमारी लाइफ की पूरी आइडियोलॉजी इसके ऊपर बेस हो गई है कि हम ये डर और ये फीलिंग्स बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रखते.
और अगर ये क्षमता हम नहीं पैदा करेंगे तो मैं कितना बोल लूँ और कबीर कितना बोल लें, ये भार आपका कम होने वाला नहीं। क्योंकि जितना हम करते हैं और फिर भी लोग बोलते हैं, उतना हम और करने की कोशिश करते हैं, हम फ्रस्ट्रेट होते जाते हैं और हमारा जो मानसिक संतुलन है, मेंटल बैलेंस है, जो हमारा इमोशनल इक्विलिब्रियम है, वो पूरा डिस्टर्ब होता जाता है। वक्त के साथ सुधरता नहीं, बिगड़ता है। तो इस पे इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे? करना चाहेंगे? हाँ। तो अभी हमने ये बात की कि भाई चलो भार है, वो एक्सपेक्टेशन से खुद के और दूसरों के एक्सपेक्टेशन से आते हैं, और उसके नीचे छुपा हुआ जिसको हम एग्जामिन नहीं करते, जिसको हम एनालाइज नहीं करते, ये सबकॉन्शियस फियर्स है, सबकॉन्शियस बातें हैं, फियर, गिल्ट, शेम, जजमेंट का डर, जो भी अन्य प्रकार की चीज़ें। लेकिन जो संत है, साधु हैं, जो बड़े ज्ञानी लोग हैं, ये कह रहे हैं कि आप हमेशा फ्री हो। कबीर कह रहे हैं कागज़ की ये नाव में पत्थर भरिया भार, हल्के हल्के तिर गया डूबे जिनसर भार, कि जो हल्के हैं वो तैर लेंगे और जो भार वाले लोग हैं वो तो डूब जाएंगे। दूसरे जो पोएट्स हैं, कवि हैं, सूफी संत लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, जो ऋषि हैं, वो कह रहे हैं आपकी हमेशा आपका नेचर एक्चुअली फ्री है, आज़ाद है, पूरी तरह से आज़ाद है। ये वाक्य में कोई सच्चाई होने की गुंजाइश है कि ये झूठ है? और आपको लगता है ये झूठ है तो फिर आप बोलिए ये झूठ है। हाँ। तो आप स्वतंत्र हो जाओगे, फिर आपको किसी की चिंता नहीं कि इतने बजे उठना, इतने बजे जाना, कितना फ्री हो जाओगे। हाँ। समाज से थोड़ा परे हो जाओ। फिर जाकर कुछ लोगों ने ये किया है, कुछ लोग जो ये मार्ग पे चले, कुछ उन्होंने ये किया है, वो हट गए क्योंकि उनको लगा कि ये दोनों चीज मैनेज करना जरा मुश्किल है। तो क्या ये पॉसिबल है कि जिम्मेदारियां भी हो, जिंदगी भी हो, समाज भी हो, आज़ादी भी महसूस करें अपने अंदर भीतर? लगता है कि ये पॉसिबल है? हाँ, शायद पॉसिबल है। ये सारी कश्मकश झमेले के बीच में कहाँ से दिख रही है आपको पॉसिबिलिटी? आप लोग बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग हमें जज करते हैं तो वो उनका नज़रिया है, लेकिन मैं जो कर सकती हूँ, मेरे अंदर जो क्षमता है, उसके हिसाब से मैंने अगर किया है तो मुझे संतोष है कि मैं जितना कर सकती थी उतना मैंने किया है। सो अपने लिए ना कोई गिल्ट, ना कोई दुख। तो आपने ये सेपरेट कर लिया कि उनका जजमेंट मैं अपने अंदर एक रियलिटी नहीं बनाऊं तो मुझे ये पॉसिबिलिटी दिखता है कि फ्रीडम आ सकता है। ब्रिलियंट। हाँ जी। मुझे वो पॉसिबिलिटी थोड़ी थोड़ी, और अभी जैसे आपका वाक्य था कि दो विचारों के बीच की जगह जहाँ शायद हमने छोड़ा नहीं है, उठाया नहीं है, वहाँ पे मुझे वो पॉसिबिलिटी दिखती है। और दूसरा है कि विचार को सही टाइम पे कितना पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाती है, हर बार नहीं कर पाते, लेकिन वो करने पे ये संभावनाएं दिखती हैं कि शायद आज़ादी है, गिरफ्त से छूट सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दो विचारों के बीच में जो स्पेस है उसमें आज़ादी। मुझे लगता है पॉसिबिलिटी तब है जब हमारी ज़िंदगी में कोई एंकर हो। वो एंकर आपके थॉट्स हो सकते हैं, कोई फिलोसफिकल अप्रोच हो सकती है, कोई आइडियोलॉजी जिस पर आप काम कर रहे हैं, जो आपको, जो अभी आपने बोला कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, डिटैच हो पाएँ अपने सिचुएशन से, तब पॉसिबिलिटी निकल कर आ सकती है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा शब्द बोला आपने, डिफ्रेंशिएट। ये बार बार यूज़ किया गया है अध्यात्म की स्पेसेस में। इनफैक्ट जो सीकर्स हैं, जो खोजी हैं, सच्चाई की जो खोज करते हैं, उनका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो माना जाता है विवेक है। विवेक पैदा करना, डिफ्रेंशिएशन पैदा करना। हमने एक दोहा भी ये फिल्म में देखा कि मन सागर मनशा लहरी, डूबे बहुत अचेत, कहत कबीर वो बच गए जिनके हृदय विवेक। कि ये सागर जो है मन में, इसमें मंशाएं तो उठती रहेंगी, डर उठते रहेंगे, मंशाएं उठती रहेंगी, चाहते लालचें उठती रहेंगी। ये तो जो अचेत है, जो विजिलेंट नहीं है, जो जागृत नहीं है, जो देख नहीं सक रहे हैं, जिनके पास विवेक नहीं है, वो तो डूबी जाने वाले हैं। वो बचने वाले हैं कि जिनके पास विवेक है।
तो ये विवेक क्या है, इस पे भी कुछ हम आज काम करेंगे, बट ये शब्द बहुत ज़रूरी है कि विवेक, डिफ्रेंसिएशन। और आपने कहा एक आइडियोलॉजी में अगर एंकर है तो पॉसिबिलिटी दिखती है। तो आप लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कही हैं, कुछ कि हम अपने चीज़ों को किस तरह से ज़्यादा करके, जो मैंने सुना एक्चुअली आप चारों पांचों लोगों से जो सुना वो ये है कि अपने अंदर अलग भाव या तो पैदा करो, या अलग सोच या विचार के बीच की जगह को देखो, या फिलॉसफी। काम अपने अंदर है, काम बाहर नहीं है। अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो वो हमारे अंदर है। बाहर की दुनिया को सहज करने जाओगे तो फिर तो खत्म, सिर्फ उलझोगे, क्योंकि बाहर की दुनिया पूरी तरह से सुलझने वाली है ही नहीं। इतना डर के, इतना भार उठा के भी जजमेंट्स तो हैं, तकलीफें जो लोग बाहर से जो बोल रहे हैं वो तो बोल रहे हैं। तो काम अंदर का है, ये बात क्लियर है कि काम अंदर का है, ठीक है। तो एटलीस्ट हम ज़्यादा करके लोग तो अग्री करते हैं कि ये जो आज़ादी, फ्रीडम, खुशी आपके अंदर है, इसकी पॉसिबिलिटी है। महसूस हो ना हो इस वक्त, पॉसिबिलिटी है। सारा काम जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस का रहा है, सारा काम वो सिर्फ यही है कि आपको ये ऊपर वाली जगह से नीचे वाली जगह पे लाएं कैसे। एज अ थेरेपिस्ट मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इसलिए है अध्यात्म में, ये नहीं कि वो बड़ी प्रोफाउंड और ऐसी ऊंची बातें करते हैं जिससे मेरे को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए नहीं है इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि ये पूरी तरह मेरी ज़िंदगी पे खरी उतरती हैं, पूरी तरह। और जो रास्ता उन्होंने बताया है वो साफ रास्ता है, लेकिन हमको दिखता नहीं है। और उसको देखने के लिए दो चीज़ लगती है, जिसको मैं कहती हूँ राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट प्रैक्टिस। मैं जब भी अपने काम में, अपने कोर्सेज में कुछ भी, कोई भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही होती हूँ, वो हमेशा उसके दो पहलू ज़रूर होते हैं, सही समझ और सही अमल। ठीक है, समझ, आज हमने सुबह से काम किया समझ पर, उस पर एक डीप डाइव किया, समझने की कोशिश की, हम समझ पे ही काम कर रहे हैं। अब हम थोड़ा अमल पे जाएंगे कि प्रैक्टिस क्या करें। अब अगर हम समझ रहे हैं कि हमारे में बाहर है, वो एक्सपेक्टेशन से आ रहे हैं, कुछ तो हमने अपने पर डाले हैं, और ये जो है अल्टीमेटली नीचे ये है, फियर्स हैं, तो अब क्या करें। और ये भी हम मान रहे हैं कि फ्रीडम की पॉसिबिलिटी शायद है। साक्षी भाव से जीने की यदि आप में थोड़ी सी कला आ जाए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है कि सिर्फ दिखती है, वास्तव में होती नहीं है उतनी, जितनी आप उसको मैग्नीफाई करते हैं, बड़ा देखते हैं, उतनी होती नहीं है। तो यदि आपको साक्षी भाव से उसको देखते हैं कि बस ये घट रहा है, मेरे अंदर हो रहा है, उदासी आ रही है तो कितनी आ रही है, या फिर मेरे अंदर फियर उठ रहा है तो कितना उठ रहा है और क्यों उठ रहा है, ये सब धीरे धीरे यदि आप देखेंगे, और पता है इसीलिए बताता हूँ कि ध्यान के जरिए ये आप उसके ज्यादा करीब जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ा अमल जो है, सबसे बड़ी प्रैक्टिस जो है वो ये है कि एक साक्षी भाव कल्टिवेट करें अपने इमोशंस के प्रति। अब साक्षी भाव कल्टिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ को अपना ना बुलाएं कि ये मेरी जिम्मेदारी, मेरा दुख, मेरा डर, मेरी कमी, ये सब मेरा प्रॉब्लम है। इसको अपने प्रॉब्लम्स बनाना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा मेंटली। दो तरीके से हम हमारे इमोशंस को मैनेज करते हैं। एक तो ये कि हम उनसे भाग जाते हैं, एस्केप, वो एक कॉमन तरीका है। आप अभी एस्केप कर सकते हो। मैं जब आपको कुछ डिफिकल्ट पूछूं तो अपने आप को टटोलने की बजाय घर के बारे में सोचना एस्केप है। आप में से जितने भी लोग अकेला नहीं रह पाते खुद के साथ, अपने मन से एस्केप कर रहे हैं, जितने भी लोग, क्योंकि डर लगता है विचारों से खुद के। और ये बहुत कॉमन है। मेरे पास लोग जो आते हैं, जब मेडिटेशन हम शुरू करते हैं,
मैक्सिमम लोग बोलते हैं मैडम मेरे लिए ये नहीं है, मैं शांत नहीं बैठ सकती या शांत नहीं बैठ सकता है। सर इसका क्या मतलब है? बैठना है, आप बैठ तो सकते हो, फिजिकली बस बैठना है। क्या मतलब है? मतलब ये बोल रहे हैं कि मैं अपने विचारों के साथ नहीं रह सकता, अपने विचारों के साथ रहने की क्षमता ही नहीं है मुझ में। इतने डिस्टर्बिंग है मेरे विचार मेरे लिए, और इतने डिस्ट्रैक्शंस की आदत पड़ गई है। जो हम डिस्ट्रैक्ट होते रहता है ना, सोशल मीडिया देख लिया, बार बार फोन को हाथ लगा लिया, सब एस्केप है, सब एस्केप का एक तरीका है। अपने साथ शांत से रहने की क्वालिटी, क्षमता, कैपेसिटी बहुत ही कम लोगों में होती है। तो एक तो तरीके से हम अपने लाइफ के साथ डील करते हैं कि यार भागते रहो, देखो ही मत तकलीफ क्या है, ना देखोगे ना सोचोगे ना कुछ होगा। बल्कि दूसरा कोई सोच रहा है तो उसको भी बोलते हैं अरे बहुत ओवरथिंक कर रहा है, मत कर। दूसरा तरीका क्या है, हम अपने इमोशंस के साथ और कैसे डील करते हैं? One is self-denial that you're passing through that emotion. So that is suppression and escaping it. And the other is? Resistance and... Still escaping it. That is one way, you're right. These are all methods of escaping. Deny करो कि इमोशन है ही नहीं, मुझे तो कुछ फीलिंग नहीं हो रही है, दैट इज एस्केपिंग। सप्रेस कर दो, उसके बारे में क्यों सोचना, जो चीज़ कोई फायदे की नहीं, छोड़ो, उसके बारे में क्यों सोचना, एस्केपिंग। वो भी एक मेथड है एस्केपिंग का। डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करो, वो भी एक मेथड है एस्केपिंग का। ये सारे एस्केपिंग वाले मेथड्स हैं। व्हाट एल्स? जैसा फ्रेंड्स है या घर पे कुछ है कि आर्ग्यूमेंट हो रहा है एंड देन आई से कि नहीं मैं ऐसे ही रहूँगी, तो बाद में मुझे बहुत देर में सोचती हूँ, इट्स नॉट दैट इट्स ओवर। सो देन आई सी कि वाई दे हैव सेड दैट टू मी एंड सी कि व्हाट इज दैट बैकग्राउंड दे आर कमिंग फ्रॉम, वाई दे आर थिंकिंग इन दिस वे, एंड देन उनको मैं कर लेती हूँ कि ठीक है वो लोग ऐसे आ रहे हैं इसलिए सोच रहे हैं। सो बट आई कांट चेंज बिकॉज दे आर थिंकिंग लाइक दैट, सो आई स्टे इन माई प्लेस बट आई डोंट फील बैड। बट यू स्पेंड टाइम थिंकिंग बिकॉज दैट इमोशन कॉजेज a lot of thinking. Okay. मैं ये कहूँगी कि हर बार आंसर नहीं ढूंढना भी ज़रूरी है। कि आप सिचुएशन में हैं, आपके साथ हो गया, सडनली क्या होता है कि हमारा जो इंस्टिंक्ट होता है कि पॉजिटिव ही रिएक्ट करना है, कोई बात नहीं, अंदर तो वही चल रहा होता है, लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है बहुत तेज, तो मुझे लगता है कि उस गुस्से के साथ रह लीजिए थोड़ी देर, उसको निकलने दीजिए, उसको अपना वे आउट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2 मिनट में आपको गुस्सा आ रहा है, आपके घर में कोई परिस्थिति हुई और आप रिएक्ट भी करना चाह रहे हैं और आप ऊपर ही सतही तौर पे आप ये दिखा रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा, लेकिन आप अंदर ही अंदर भस्म हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उस इमोशन के साथ रह लीजिए, वो अपने आप अपना एक रास्ता ढूंढेगा निकलने का। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो प्रतिक्रिया है अपने डिफिकल्ट इमोशंस को लेके, जो डील करने की तरीके हैं, वो 2 है। देखो, प्रोफाउंड आइडियाज तो हम सबके पास है, करना क्या चाहिए ये तो हम सबके पास है, बट दैट इज नॉट आवर पॉइंट। क्या करते हैं और उसको कैसे बदलें, काम ये है। क्या करना चाहिए बोल बोल के कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो हम अपने आप को सिर्फ बोल सकते हैं कि ये आइडियल है और हम ये हैं। जहां हम हैं, जो हम करते हैं, जिस तरह हम हमारे इमोशंस के साथ डील करते हैं, उसको हमको पहले तो एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। ये मेरा तरीका है। कोई एस्केप करता है और कोई जो है उसको ठीक करने में जुड़ जाता है, फिक्स। या तो हम उनसे दूर भाग जाते हैं बिकॉज वो बहुत हैवी है हमारे लिए, या हम उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसे चेंज कर लेंगे अपने आप को तो ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तीसरा तरीका है साक्षी भाव से कोई चीज़ को कुछ समय देखना। ये इमोशन अगर उठा है, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस में जा सकता है, और वो स्पेस ये है कि जब एक इमोशन उठता है जैसे दुख या डर, आप जानते हो कि आप दुखी हो कि नहीं। अगर थोड़ा सा जानने की कोशिश करो कि मुझे क्या फीलिंग हो रहा है, तो आपको एहसास हो सकता है कि ये दुख हो रहा है। अब ये दुख, पहली चीज़ तो ये है कि हम मानते हैं कि ये अच्छा नहीं है, दुख नहीं होना चाहिए, मुझे एंजाइटी नहीं होना चाहिए, मुझे दुख नहीं होना चाहिए, मुझे डर नहीं लगना चाहिए। ये हमको पूरे सिस्टम में कंडीशन करके सिखाया हुआ है कि ये नेगेटिव इमोशंस हैं, ये नहीं होने चाहिए।
लेकिन ये आपके दुनिया में हम एज साइकोलॉजी में कहते हैं 6 प्राइमरी इमोशंस में से एक है, जिसका मतलब है पूरी दुनिया को होता है। जब हम प्राइमरी कहते हैं, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में, कोई रीजन नहीं, कोई कंट्री नहीं, कोई देश नहीं, कोई सेक्शन नहीं, कोई रेस नहीं ऐसी है जिसमें दुख नहीं होगा लोगों को, या खुशी नहीं होगी, या एंजाइटी नहीं होगी, या डर नहीं लगेगा। तो ऐसे 6 इमोशंस हैं, और फिर उसके बाद और कुछ मिला के 12 सेकेंडरी इमोशंस वगैरह पकड़ के जो सारी दुनिया को होते हैं। पहला तो स्टेप यही प्रॉब्लम है कि ये मुझे नहीं होना चाहिए, मुझे दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कब उससे फिक्स करने के चक्कर में पड़ जाऊंगी जब मुझे ये लगता है कि मुझे दुख होना ही नहीं चाहिए। कोई मुझे प्यार नहीं कर रहा जैसे मैं चाह रही हूं, तो वो मुझे प्यार करना चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे भाई कोई मुझे कम प्यार कर रहा है, ये सच्चाई है। कोई किसी को नहीं आ रहा प्यार मेरे पे, तो क्या करें? अब आना चाहिए क्योंकि मैं चाहती हूं। आप देख रहे हो प्रॉब्लम, देख रहे हो ये सही है, ये गलत है, मुझे दुख नहीं होना चाहिए। ये जो आइडियाज हैं ये ना बहुत सॉलिडिफाई हो गए हैं, बहुत जम गए हैं। ये हल्के नहीं पकड़े हमने, बहुत टाइट पकड़ के रखा है, और अब ये बहुत टाइट हो गए कि यही सही है, मैंने सोच लिया तो ऐसा ही होना चाहिए, मैं इम्पोर्टेंट हूं। ये सारी सोच तो कितनी अगर हम सिर्फ इसके बारे में थोड़ा सोचें तो हमको रियलाइज होगा क्या रबिश है ये। तो ये नहीं सोचेंगे तो इतनी सेल्फ सेंट्रिक सोच बन जाएगी, और वो इतनी खुद के लिए इतनी प्रॉब्लमैटिक सोच है। ये नहीं सोचेंगे ना क्यों 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 क्यों, तो इतनी जम जाएगी सोच और इतनी कड़क बन जाएगी कि ना आप अपने साथ जी पाएंगे ना कोई और आपके साथ जी पाएगा। और यही हो रहा है, अक्सर यही हो रहा है। तो पहले तो एक स्पेस रखना पड़ेगा कि भाई कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, मैं ऐसा सोचती हूँ, कोई और कुछ और सोचता है, कोई किसी के लिए कुछ सही है, किसी के लिए कुछ गलत है, ठीक है। और ये सब चक्कर में हम एक दूसरे के साथ जिएंगे समाज में, सोसाइटी में, दुनिया में, तो यार तकलीफ तो होनी है। सब एक तरह सोचते नहीं हैं, चाहे कितना बोलो समाज का ये आइडियल है, हमेशा 10 मिलेंगे जो नहीं मानते भाई और नहीं चलते, तो क्या कर लोगे आप? तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा कि सब कुछ मेरे हिसाब से, एक तो ये मान्यता छोड़नी पड़ेगी कि मैं जो सोचती हूँ या सोचता हूँ वो सही है। पहले तो ये छोड़ना पड़ेगा, फिर ये छोड़ना पड़ेगा कि अब मैं सबको सही लाइन पे लाऊं, ठीक है? नहीं, ये क्या आप खुद ही सोच के बोलो, इसमें कोई लॉजिक दिख रही है आपको? ये पढ़े लिखे लॉजिकल लोगों की सोच। जब मैंने ये काम शुरू किया था, जो स्पिरिचुअल स्टडीज़ है, जो भी मेडिटेशन वगैरह, और जब अपने मन, उसमें एक बहुत अहम हिस्सा ये भी है कि अपना मन जो कह रहा है उसको देखो कि आपका मन क्या कह रहा है। मुझे एक समय के बाद बहुत हंसी आती थी अपने मन पे, ये क्या बातें हैं, सब ऐसा होना चाहिए, सब मुझे अच्छे लगने, मैं सबको अच्छी लगूं, सब मुझे प्यार करे, कि कोई लॉजिक ही नहीं है। मैं तो सबको नहीं प्यार करती, मुझे सब नहीं अच्छे लगते, तो सबको मैं क्यों अच्छी लगूं भाई? ये क्या जबरदस्ती है? तो एक तो सोच का जमना, इसको कम करना पड़ेगा, अपनी सोच को थोड़ा हल्का पकड़ना पड़ेगा, तो भार कम होगा। दूसरा, अपने इमोशंस को भी हल्का पकड़ना पड़ेगा कि यार दुख सबको होता है, मेरे को भी हो जाता है, तो क्या हुआ? सबको कोई ना कोई रिजेक्शन का फीलिंग होता है, मुझे भी कभी कभी रिजेक्शन फील होता है, ठीक है, इस वक्त रिजेक्शन फील हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो ये जो माइंड है इसको खोलना जरूरी है,
जिसमें और हवा आ सके। अब खिड़कियां बंद है, दरवाजे खिड़कियां बंद है, ज़्यादा खुलते नहीं हैं, अंदर ही अंदर वो हवा घूमती रहती है, स्टेल हो गई है ना, पुरानी हो गई है। नई हवा, ओपननेस कि भाई ठीक है, ये ऐसा सोचते हैं तो ठीक है, वो वैसा सोचते हैं तो ठीक है। कोशिश ये नहीं है कि आज मेरी बात सुन के कल आप लोग अपने सारे आइडियाज़ ड्रॉप करोगे, किसी से नहीं, ये ज़िंदगी भर की प्रैक्टिस है। मेरी भी चल रही है, मैं आपको बोल रही हूँ, मेरी भी चल रही है। मेरे अंदर अभी भी बहुत सारे विचार है जिसको देखना पड़ता है और बहुत सोचना पड़ता है कि ये बहुत टाइट पकड़े हुए हैं, अब छोड़ दो, इसको थोड़ा लाइट रखो। मैं वही आपको बोल रही हूँ जो खुद करते हैं। खुद नहीं करो तो बोल भी नहीं पाओ ये चीज़ें, लेकिन ये काम है, ये रास्ता है। और धीरे धीरे 1% एक टाइम पे 1% हल्का, ये बात में थोड़ी हल्की छोड़ दो, ठीक है। ये पहली बात। दूसरा, जैसे मैंने कहा, इमोशंस का आना एक्सेप्टेबल है, तो लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि जब इमोशंस आते हैं तो अनप्लेजेंट फील होता है, बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, अच्छा नहीं लगता शरीर में, मन में। तो ये बोलना तो आसान है कि ठीक है मैं दुखी हूँ, ठीक है, वो एक लेवल पे तो काम कर जाएगा, लेकिन अब अच्छा भी तो नहीं लग रहा, तो क्या करें। उसके साथ बैठने की क्षमता, ये जो नहीं अच्छा लगना है अंदर शरीर में, मन में, जब नहीं अच्छा लगता तब उसके साथ बैठने की क्षमता पैदा करना ही वो फियर से लेके फ्रीडम का रास्ता है। तो इसके बीच में आ रहा है जिसको हम कहते हैं क्षमता। ये जो गैप है ये भरेगा क्षमता या कैपेसिटी से। कैपेसिटी इन फियर्स और इमोशंस के साथ, ये सब के साथ रहने की कैपेसिटी। कैसे करेंगे वो प्रैक्टिस हम करेंगे थोड़ी सी। फिर इस पे आपको, ये बीज है, इसको आपको पानी देना है, सूरज देना है, धीरे धीरे ये बढ़ेगा। ये आज का सेशन एक बीज सेशन है, ऐसा समझे, शुरुआत है कोई चीज़ की, क्षमता को बढ़ाने की। जो लोग कह रहे हैं ना कि ये फ्रीडम आपका नेचर है, वो कह रहे हैं कि आप आकाश जैसे हो, और ये जो सारे डर वगैरह हैं ये बादल जैसे हैं। जब हम आकाश, बादलों को, बादल छाए होते हैं, हमको सूरज दिखता नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि सूरज होता नहीं है। हमको आकाश दिखता नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि आकाश है नहीं। आकाश है, सूरज है, सब है, बस बादल है। और बादलों का एक नेचर है। क्या नेचर है बादलों का? आना और जाना। तो बादलों का जो नेचर है वो आना जाना है। दुख, फियर, ये सारे आएंगे जाएंगे, लेकिन जो हमारा अंदर का जो आकाश है, जो जॉय या खुशी या फ्रीडम, आज़ादी का जो एक क्षेत्र हमारे अंदर, सबके अंदर है, कोई एक इंसान में है ऐसा नहीं, सब में है। इसीलिए ये ऋषियों ने सिखाया। अगर इनको लगता कि मैं स्पेशल हूँ, कि मेरे अंदर ये है, बाकी सारे स्पेशल नहीं है, इनके अंदर नहीं है, तो नहीं सिखाते। इन्होंने सबको सिखाया, जिसको सीखना था उसको सिखाया, क्योंकि उनको पता था कि ये जो नेचर है, जिसको जैसे बुद्ध जो थे, उन्होंने कहा कि बुद्धा नेचर, इसको बुद्धा नेचर बताया। बुद्धा नेचर यानी क्लियर सीइंग की कैपेसिटी, सरल तरीके से, साफ तरीके से सब कुछ देखने की जो कैपेसिटी है, क्षमता की जो कैपेसिटी है, वो हर इंसान में है, लेकिन बादलों से कवर हो गई है। ये भार सब बादलों जैसे भार है जिनसे कवर हो गई। तो ये कवर हटा के काम करना है हमारा काम, और इसको धीरे 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 सही समझ और सही अमल से हम कर सकते हैं। अब हम वो पार्ट देखेंगे पिक्चर का, जिसका नाम, जो हमने देखा पिक्चर मन, उसमें एक हिस्सा है मन का मौसम। वो भाग फिर से एक बार देख लेंगे और फिर आगे काम करेंगे इस पे। कबीर की कविता में अक्सर जो बाहर है वो भीतर भी है। हर दम उमड़ता ढलता ये सागर हमारा मन भी तो है। जब मन का मौसम बिगड़ने लगता है तो हम विचलित होने लगते हैं।
मन में चिंताओं के गहरे भंवर बनते हैं, इच्छाओं की लहरें जोर जोर से उठने लगती हैं। मन सागर मनशा लहरी, डूबे बहुत अचेत, कहे कबीर वो बच गए जिनके हृदय विवेक। अब यदि हमारे हृदय में विवेक होगा तो शायद हम डूबने से बच सकते हैं। इन बादलों से घबराने के बजाय इन्हें देखा भी जा सकता है, इस विश्वास के साथ कि बादलों की फितरत ही है बरसना और फिर बिखर जाना। खोटे विचार और हमको सताने वाले जज्बात और फीलिंग्स, इनके काले काले बादल हमारे मन में आएंगे लेकिन गुजर भी जाएंगे और छिपा हुआ सूरज फिर निकल आएगा। यही बात की ना हमने। हृदय में विवेक। हाँ, हृदय में विवेक जी। Yeah, very often wisdom is associated with intellectual in the mind, but here he's talking of it in the heart, Hriday, which is a total shift. Absolutely, absolutely. Therefore, you have to feel it, and probably that's something which is slightly Yes. different from the popular notion of wisdom. Absolutely. In fact, the popular notion, see, this Vivek can be developed by intellect also. Then it has to be embodied. There are two. That is why there is right understanding and right practice. The understanding is on an intellectual level. What I am saying, you are understanding. But are you going to be able to drop it tomorrow? What is the difference? क्या अंतर है? ये मानना कि हाँ मुझे अपना दुख थोड़ा लाइटली लेना है, और सच में दुख को लाइटली ले पाने में क्या अंतर है? You'll have to practice it. Absolutely ना, बोलने से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर समझेंगे भी नहीं तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो समझ तो पहली पड़ाव है, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कन्विक्शन लाना अपने लाइफ में कि यही मार्ग है चलना, वो तो पहला पड़ाव है, पर वहाँ रुकना नहीं है। इसीलिए हम सारी प्रोफाउंड चीज़ें बोल लेते हैं लेकिन अंदर क्यों नहीं गई हैं अब तक? क्योंकि एम्बॉडी नहीं हुई है, क्योंकि उस पर अमल नहीं हुआ है ना? अगर हम पुरानी जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं उनको देखें तो 3 भाग बताते हैं वो कोई भी चीज़ अंदर उतारने के: श्रवण, मनन और निधिध्यासना। श्रवण यानी पहले तो सुन लो और बार बार सुनो, तो किसी के ये जो बातें हैं इनके टच में रहो। कोई किसी से सुनते रहो, और अभी तो हमारे पास पूरा YouTube भर के पड़ा हुआ है, किसी से सुनो सही चीज़। लेकिन फिर या हम श्रवण तो फिर भी कर लेते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं। सेकंड स्टेप मनन है, ये मेरी जिंदगी पे कैसे अमल करूं, ये जो मैं समझ गई हूँ इसको कैसे साधूं, कैसे अंदर उतारूं ये बात, ताकि ये मेरा नेचुरल रिस्पॉन्स होने लगे धीरे धीरे। ये जो सारी बात है ये साधना की है, ये मनन कंटेम्पलेशन की है। और जो तीसरा है वो निधिध्यासना, यानी उस पे मेडिटेट करना, वरना वो कार्य में आ जाती है, वो स्वभाव हो जाता है। एक पॉइंट के बाद साक्षी भाव ही स्वभाव हो गया। हाँ, निधिध्यासना इन इंग्लिश इट इज लिसन, कॉन्टेम्पलेट, मेडिटेट, 3 steps. So listen first, keep in touch with these wisdom conversations. बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो अलग तरीके से कभी कभी चलती है। मतलब जो बाकी मैसेजेस हमको मिलते रहते हैं वो ये है कि आप पैसा कमाओ, आप इनफ नहीं हो, आपको ये बनना है, आपको फेमस होना है, आप इनफ नहीं कर रहे। आप किसी से भी बात करो, मैं ये काम कर रही हूँ, अरे आपको तो ये करना चाहिए, आपको तो वेबसाइट बनानी चाहिए, आपको तो ऐप लॉन्च करना चाहिए। मतलब पूरी दुनिया आपको ये सजेशन देने वाली है। आप अगर विजडम जो ज्ञान मार्ग जो है उससे कनेक्टेड नहीं रहोगे तो भूल ही जाओगे, क्योंकि आपकी पूरी टेंडेंसी यहाँ चलने की है ना। वेव ऐसी है, आप उसमें स्विम करो, आपको उल्टा स्विम करना है तो आपको तो सुनना तो पड़ेगा बार बार के उल्टा स्विम करना जरूरी है। अरे भाई उल्टा स्विम करो, अरे भाई उल्टा स्विम करो।
ये सुनना तो ज़रूरी है। फिर मनाना, कैसे करें, अपनी ज़िंदगी में इसको कैसे लाएं, और फिर मेडिटेशन, उसके ऊपर ध्यान करना, प्रैक्टिस करना। हो भी गया उल्टा तो फिर वापस मार्ग पे आ जाना, है ना। सो दीज आर द वेज टू वर्क विथ समथिंग। तो पहले तो ये जो हम कर रहे हैं सुबह से, ये मनन ही है, श्रवण भी है पर कुछ हद तक मनन ही है, अपनी ज़िंदगी पे उतारना। मैं क्या करती हूँ, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ क्या करना चाहिए मत बोलो, क्या करते हो आप वो देखो, क्या करते हो। इस जब आपके सामने एक सिचुएशन आती है तो आप क्या करते हो, आपकी टेंडेंसी क्या है, उसी पे काम हो सकता है। अगर मेरी टेंडेंसी मैं नहीं जानूंगी तो कैसे काम करूँगी कोई चीज़ पे। You were talking some time back about me and I and all that. I feel a lot of times when this me and I come, it's also you're trying to hide some, you feel you don't feel worthy enough and all, and then to cover up for that, you start thinking it's me, and you make yourself very important. Correct. Because there's something you're trying to. Of course. So when you want to do something like that, detach yourself, that me and I, you built up on that for so many years because that's been your defense mechanism. Absolutely. So how do you do that? We'll work on that. That is the practice. It's a tough practice because it is so वो आसक्ति, attachment is so high. इतनी आसक्ति है कि बहुत मुश्किल है ना। सारा जीवन अपने बारे में ही सोच के निकाला है तो कहाँ से अब छोड़ देंगे। तो ये उम्मीद भी नहीं की जाती लोगों से कि छोड़ कंप्लीटली अपने आप को, अपना जो मैंपन है उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन कम से कम हल्का तो पकड़ सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप सबको, ये भी मनाना का क्वेश्चन है, क्या आप इम्पोर्टेंट हो जनरली इन लाइफ, इन द वर्ल्ड? क्या आप इम्पोर्टेंट हो? आप अपने लिए जवाब दीजिए, क्या आप इम्पोर्टेंट हो? नहीं है मगर फील तो करते हैं। नहीं है मगर फील करते हैं। अच्छा मैं और एक क्वेश्चन पूछूंगी आपको, क्या आप अनइम्पोर्टेंट हो? हाँ, क्या आप अनइम्पोर्टेंट हो? क्या चीज? हमारे खुद के एग्जिस्टेंस के लिए हम इम्पोर्टेंट। हाँ, मैं पूछ रही हूँ पूरी दुनिया के लिए, आपके लिए, पूरे अभी हम एक विश्व में रहते हैं, इसमें करोड़ों लोग, करोड़ों चिड़िया है, करोड़ों जानवर, उसमें इंसेक्ट्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में रहते हैं। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ एक सिंपल क्वेश्चन, क्या आप इम्पोर्टेंट हो? नहीं, इतने मायने नहीं रखते हैं। इतने मायने नहीं रखते हैं, कोई मानता है, लेकिन मैं ये भी पूछ रही हूँ क्या आप अनइम्पोर्टेंट हो? क्या आप कोई मायना नहीं रखते? वो भी नहीं है। जवाब इन दोनों के बीच में ही है, क्योंकि आप इम्पोर्टेंट भी हो और आप अनइम्पोर्टेंट भी हो। क्या आप अपने आप को ये रियलिटी में होल्ड कर पाओगे? वो सवाल है। अध्यात्म का एक ही काम है, कोई नहीं कह रहा अपने आप को छोड़ दो, ये कोई नहीं कह रहा। ये प्रॉब्लम यही है कि मानते ये हैं कि जब कहते हैं कि ईगो को छोड़ दो, कि आप अपनी फिक्र ही मत करो, ये कोई नहीं कह रहा, लेकिन ये रियलिटी है आपकी, ना आप इम्पोर्टेंट हो ना अनइम्पोर्टेंट हो। आप उतने ही इम्पोर्टेंट हो जितना और कोई भी है, और उतने ही अनइम्पोर्टेंट हो जितना और कोई भी है। आप कोई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो, किसी से कम इम्पोर्टेंट नहीं हो। क्या ये रियलिटी आप होल्ड कर सकते हो? क्या इसकी क्षमता रखते हो आप कि मैं ये कैरी करूं, ये भाव कैरी करूं? ये भाव कैरी कर लिया तो हो गया, कुछ और करने की जरूरत नहीं लाइफ में। बहुत मुश्किल है, क्योंकि आसक्ति इतनी है, अटैचमेंट अपने आप से इतना है कि लाइटली पकड़ना मुश्किल है। और अटैचमेंट का मतलब यही नहीं है कि मैं बहुत अच्छी। अटैचमेंट का मतलब ये भी है, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? क्या मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ? क्या मैं ये गलत हूँ? क्या मैं वो? डाउट भी अटैचमेंट है। अपनी प्रशंसा अटैचमेंट है तो अपना क्रिटिसिज्म भी अटैचमेंट है, दोनों भी अटैचमेंट है। क्योंकि सब क्या है अल्टीमेटली तो मैं। लाइमलाइट किस पे है? लाइमलाइट तो मेरे पे ही है ना।
मैं कह रही हूँ हमारा जो काम है वो ये है कि भाई वो लाइमलाइट को अपने पे से हटा के पूरे रूम पे डाला जाए और सोचा जाए कि हम इस रूम का हिस्सा है, ना इसमें से ज़्यादा ज़रूरी है ना कम। अब मैं एक और मौलाना का सवाल पूछ रही हूँ। ये सब मैंने प्लान नहीं किया था, ये सब आ रहा है कहीं से। एक और सवाल, जब आप इसको होल्ड करते हो, ना मैं इम्पोर्टेंट हूँ ना मैं अनइम्पोर्टेंट हूँ, थोड़े समय के लिए भी जब इसको आप थोड़ा सा मनन करते हो मेरे साथ, अभी कैसा एहसास होता है आपको? क्या फील कर रहे हो आप अभी? इनसिग्निफिकेंट, लाइट, Equality, you're all the same. सेम, इक्वालिटी, हाउ डज दैट मेक यू फील? एक जैसे, शांति, शांति। भार चला गया ना, कम हो गया ना भार। यही बात कर रहे हैं हम। भार सारा उठाया हुआ है, जितना मैंने, मेरे को, मेरी सोच, मेरी समझ, मेरी ज़िंदगी, मुझे कैसे देखना चाहिए लोगों को, मैंने कैसे देखना चाहिए लोगों को, जितना टाइट पकड़ेंगे उतना भार लगने वाला है। जितना ये समझ के चलेंगे कि ना हम बहुत इम्पोर्टेंट है ना अनइम्पोर्टेंट है, लोग हमको प्यार भी करेंगे नहीं भी करेंगे, हम भी लोगों से प्यार करेंगे नहीं भी करेंगे, कुछ लोग ज़्यादा अच्छे लगेंगे कुछ कम, कभी कभी वही लोगों को प्यार कर पाएंगे कभी कभी नहीं कर पाएंगे, ये सब ठीक है। और दूसरे भी ऐसे ही हैं और हम भी ऐसे ही हैं। तो शांति आनी ही आनी है, भार उतरना ही उतरना, और शांति और फ्रीडम और आज़ादी का एहसास होना ही होना है। पर ये एक सफ़र है। अपने आप को टाइट हमने शुरू किया जब सुबह, तो हमने क्या भार है वहाँ से शुरू किया, क्या पकड़ के रखा है, और अब हम आए हैं एक स्पेस में जहाँ ठीक है। कितने घंटे हुए? 3, सुबह से कितने घंटे हुए? 3-4 घंटे, इतना कम समय में, है ना? पूरी ज़िंदगी ऐसे बीतती है इतने कम समय में। ये प्रूफ क्या है? पता है क्या चीज़ का प्रूफ है? कि ये जो शांति है ये आपके अंदर है, इसका प्रूफ है ये मैं अच्छी टीचर हूँ इसका प्रूफ नहीं है, ये इसका प्रूफ है कि ये जो आज़ादी है ये है। अगर सोच का बोझ और इमोशंस का बोझ थोड़ा सा समझदारी से हैंडल करें, क्षमता से हैंडल करें, तो यहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास हमेशा है। मेक सेंस? समझ पे तो बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा अमल पे काम करेंगे। प्रैक्टिस, ये समझ आप दुनिया में लेके जाके ठहर नहीं पाओगे उसके साथ, जब तक कि आपके पास, जैसे आपने कहा ना एंकर, प्रैक्टिस आपका एंकर होता है। जब आप किसी से आर्ग्यूमेंट में होते हो, आपका मन होता है मैं और आर्ग्यू करूं, फिर आपकी प्रैक्टिस आपको याद दिलाती है सांस पे ध्यान दे दो, इस वक्त प्रेजेंट भी है, सिर्फ आर्ग्यूमेंट नहीं है, पंखे भी है, बत्ती भी है, ज़मीन भी है, बहुत चीज़ें हैं अटेंशन पे करने के लिए। और फिर आपकी टेंडेंसीज चेंज होने लगती है, वो सिर्फ प्रैक्टिस से चेंज होती है, कभी भी समझ से पूरी तरह से चेंज नहीं आएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चेंज नहीं आएगा, वो सिंपल है। पर प्रैक्टिस करोगे तो 100% चेंज आएगा, ये भी गारंटी है, गारंटी है। प्रैक्टिस के बारे में सोचने से नहीं, हाँ करने से। करने का ज्ञान। चलो हम मेडिटेट करेंगे थोड़ा सा। आप चाहिए तो उठ के खड़े हो जाए, थोड़ा स्ट्रेच करें अपने बॉडी को, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। अब हम हमारा ध्यान शुरू करते हैं।
शुरू में बस हम अपने आप को रिलैक्स करेंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान की सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये होती है कि हमको कुछ करने की ख़ास ज़रूरत नहीं है। इस वक्त, इस समय पे जो भी हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव है, मुश्किलें हैं, इश्यूज़ हैं, हम कौन हैं, हमारी लाइफ की क्या स्टोरी है, ये सब कुछ हम कुछ समय के लिए दरवाजे से बाहर रख देंगे, ये रूम के दरवाजे से बाहर। तो ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये जो सारी चीज़ें हैं जो आप अपने आप को यूज़ करते हो डिफ़ाइन करने के लिए कि मैं ये हूँ, मेरी लाइफ में ये है, मेरे बच्चे, पति है, पत्नी है, ये है, वो है, करियर है, सब कुछ इस समय के लिए दरवाजे से बाहर रख देंगे। बाद में उठा सकते हैं, इस समय बाहर। और फिर ऐसी कल्पना कीजिए कि आप ये रूम में बिल्कुल ये सब चीज़ों के बगैर चलकर आ रहे हैं और अपनी जगह पे बैठ गए। इस समय की यही सच्चाई है कि आप इस वक्त यहाँ हैं। सारे विचार जो आएंगे भी वो इस समय के हैं ही नहीं। वो या तो कोई आगे की बात है या पीछे की बात, या कोई इम्पोर्टेंट बात भी नहीं हो। जो भी है, इस समय की सच्चाई तो है ही नहीं। तो अपना सारा ध्यान देंगे इस समय पर। इस समय आपकी ज़िंदगी में क्या, इस समय, इस क्षण में क्या घट रहा है। और शायद आप ये पाएंगे कि ये समय तो खाली है, इसमें कुछ नहीं है, बस हम बैठे हैं, बस हम सुन रहे हैं, बस यहाँ होने का एहसास है। क्या ये जो खालीपन है ये समय का, इसके साथ हम रह सकते हैं? हम कोशिश करेंगे कि कुछ समय ये बस खालीपन के साथ रहें। जैसे कि हम एक पर्वत हैं, बिल्कुल स्टेडी और स्टेबल हैं, बिल्कुल एक जगह से जुड़े हुए हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, ताकतवर हैं, बिल्कुल पर्वत की तरह। और जो भी सोच विचार कहानियाँ आती जाती रहती है, ये सब बादलों की तरह है। ये पर्वत से आती हैं, टकराती हैं, मंडराती हैं, चले जाती हैं। ना पर्वत को इससे कोई फर्क पड़ता है, ना उसमें कोई चेंज आता है। उसी तरह विचार भी आते हैं, जाते हैं, बस उनको आने देंगे, जाने देंगे। कोई बादल पर्वत को हिला नहीं सकता, इसी तरह कोई सोच हमको भी हिला नहीं सकती।
अगर मन अशांत हो जाता है, हिलने का मन करता है उसको, ये मन का स्वभाव है। इसको भी हम देख सकते हैं साक्षी भाव से। अभी मेरा मन चंचल है, अभी मेरा मन बैठना नहीं चाहता, अभी मेरा शरीर हिलना चाहता है, अभी ये सोच आ रही है। साक्षी भाव यानी सब चीज़ को जानना, सब चीज़ को एक्सेप्ट करना, पर अपने स्थान पर एक साक्षी बनकर डटे रहना, एक विटनेस बनकर स्टेडी रहना। और अपना ध्यान एक जगह लगाने के लिए आप अपने सांस पर, अपने श्वास के आने और जाने पर ध्यान रख सकते हैं। अगर मन विचारों में खो भी जाए, वापस से याद दिलाना है कि हम तो पर्वत हैं और साक्षी भाव से विचार को देख सकते हैं। विचार आएंगे जाएंगे, ये मन का स्वभाव है, इसको थोड़ी बदलना है, सिर्फ देखना है। देखते ही देखते वो स्वभाव खुद बदलेगा। ये भी नहीं मानना है कि मैं सोच रहा हूँ, मेरा मन चंचल है, मैं चंचल हूँ, मैं रेस्टलेस हूँ। ये देखना है कि रेस्टलेसनेस आ रही है, विचार आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रही है, बस। क्या उभर रहा है, क्या घट रहा है, क्या घट के निकल जा रहा है, बस उसका आना, रहना, जाना, यही देखना है। यही इस क्षण की सच्चाई है। मन भटक गया तो बस वापस आना है, एकदम सहजता से वापस आ जाना है। फिर से सांस पे ध्यान रखना है, फिर से अपने आप को पर्वत की तरह इमेजिन करना है, कल्पना करनी है कि हम पर्वत हैं। और ये सारी चीज़ हम भूल जाते हैं कि हम पर्वत हैं, खो जाते हैं कभी कभी चीज़ों में।
और विचार बहुत भी आए तो ये देखना है कि विचार के बीच में, दो विचारों के बीच में तो शांति है। विचार आ रहे हैं, कुछ समय रहते हैं, फिर चले जाते हैं, नया विचार आता है। जो देखने वाला भाव है वो ये सबको देख सकता है। कुछ भी पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस देखने की ज़रूरत है। और गलती से पकड़ भी लिया, याद आया तो छोड़ दिया, फिर देखने लगे। यही प्रैक्टिस है, यही हमारा काम है। अभी हम कुछ गहरी सांसें लेंगे और हमारा मेडिटेशन ख़त्म करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और जब भी आपको लगे कि आप रेडी हैं, आप अपनी आँखें खोल सकते हैं। कैसा था आपका मेडिटेशन? ठीक था? मुश्किल था? मुश्किल भी था। स्टार्ट में मुश्किल था। ज़रूरी यही है कि ये नहीं कि मेडिटेशन आसान हो, कि हम हमारी प्रैक्टिस में साक्षी भाव ला पाएँ। 2 बार ला पाएँ, 4 बार, 15 मिनट में 2 बार तो आ जाएगा, 4 बार तो आ जाएगा कि हमको याद आएगा कि अरे मुझे उलझना नहीं, देखना है। फिर उलझ जाएंगे, फिर आ जाएगा याद कुछ समय बाद, अरे मुझे देखना है। फिर उलझ जाएंगे, फिर याद आ जाएगा, अरे मुझे देखना है। यही प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस ये नहीं है कि आप 1 घंटा बैठो और खुश हो के उठ जाओ, ये प्रैक्टिस नहीं है। ये आ जाता है, ये एक पड़ाव है जो आएगा प्रैक्टिस कर कर के। लेकिन इस वक्त ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती, ये है भी नहीं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या है? साक्षी भाव से चीज़ें देखने की प्रैक्टिस, अपना नहीं मानने की प्रैक्टिस है। ये सोच आ रही है, ये मेरे विचार, मेरी सोच क्यों ऐसी, ये सब छोड़ के क्या मैं देख सकती हूँ कुछ समय के लिए कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, जा रहे हैं, चीज़ें हो रही नहीं हो रही, बस ये प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस करना सबसे ज़रूरी है। बस लास्ट में आपको एक इमेज दिखाना है। ये हम हैं और ये भी हम हैं। बैगेज तो है दोनों में, दूसरा खाली उठाया हुआ नहीं है। बस बैगेज तो है, समाज के एक्सपेक्टेशंस तो रहेंगे, लोग नहीं बदलेंगे। सारी चीज़ें अपने सर पे ले लेना ज़रूरी नहीं है, उनको साक्षी भाव से देख सकते हैं। और ऐसा रमना महर्षि, जो एक बहुत बड़े साउथ के हमारे सेंट है, आप में से कुछ लोगों ने उनके बारे में सुना होगा, कुछ नहीं सुना होगा। वो मतलब बहुत बहुत ही गहरे ज्ञानी हैं और बहुत ही गहरी उनकी प्रैक्टिस है। और जो वो कहते हैं, जैसे वो चीज़ों के जवाब देते हैं, उसी से पता चलता है कि बहुत मंजे हुए मेडिटेटर रहे होंगे। और उन्होंने एक बहुत अच्छे से ये बात जो है समझा, उन्होंने भी बहुत अच्छे से कही कि अगर आप ट्रेन में जा रहे हो तो बैग को नीचे रख देना चाहिए। ट्रेन आपको और बैग को दोनों को लेके जाएगी। वो बैग अपने सर पे रखा तब भी वो वही जाएगी और नीचे रखा तब भी वही जाएगी। तो ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो बैग को तो सर पे उठाया मत करो। तो ज़िंदगी का जो सफ़र है उसमें अपनी सारी प्रॉब्लम अपने सर पे रख के घूमना ज़रूरी नहीं है। हम रख सकते हैं उनको नीचे कभी कभी, कम से कम। मैं बोलूँगी शुरुआत में सारा प्रॉब्लम नहीं हटा सकते, मत हटाओ। ये बाइनरी नहीं है, ऑल और नन नहीं है कि आप या तो सारे अपने प्रॉब्लम त्याग दो या तो सारे लेके चलो, ऐसा नहीं। कभी कभी रख दिया करो नीचे। कभी कभी बोलो मेरे को आज के आधे दिन मेरे बच्चों से प्यार करना ज़रूरी नहीं है, चलेगा, आधे ही दिन तो है। कभी कभी तो प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत सारी बातें हमने आज की, पर अगर मैं एक टेक अवे इसका बोलूँगी, 1 या 2 चीज़ बोलूँगी, तो वो ये होगा कि ये जो आज़ादी है ये आप में है।
ये आपको नज़र आए ना आए, आप में है ज़रूर। और अगर इसके साथ आप जुड़ना चाहते हो तो प्रैक्टिस, सही समझ और सही प्रैक्टिस के अलावा कोई और मार्ग है नहीं। तो ज़रूर प्रैक्टिस करें, ज़रूर और इसके बारे में सुने और इसमें और अंदर जाएं। लंबा रास्ता है, बट बहुत रिवॉर्डिंग और अच्छा रास्ता है।